हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बल एवं गति के नियम। बल तथा गति के नियम। बल जो होता है ना, संतुलित बल होता है और असंतुलित बल होता है। और न्यूटन की गति के नियम क्या कहते हैं? गति का प्रथम नियम जड़त्व द्रव्यमान से रिलेटेड है। गति का दूसरा नियम बल इक्वल्स टू एम इंटू ए, संवेग बराबर होता है एम इंटू वी, मात्रक संवेग। ए इक्वल्स होता है किलोग्राम पर सेकेंड, संवेग संरक्षण का नियम। गति का तीसरा नियम होता है क्रिया प्रतिक्रिया। बल वह बल वह भौतिक राशि है जो वस्तु की गत्यावस्था अथवा विरामावस्था अथवा गति की दिशा में परिवर्तन लाता है या लाने का प्रयास करता है। बल का प्रभाव। बल किसी वस्तु को विरामावस्था से गति में ला सकता है। जैसे एक फुटबॉल को पैर पैर से धक्का मारने पर वह गतिशील हो जाती है। बल गतिशील वस्तु की चाल में परिवर्तन कर सकता है। जैसे गाड़ियों में ब्रेक लगाने से गाड़ी रुक जाती है। वस्तु की आकृति में परिवर्तन ला सकता है। जैसे किसी धातु पर हथौड़े से चोट मारने पर उसकी आकृति बदल जाती है। बल किसी गतिशील वस्तु की दिशा बदल सकता है। जैसे कार का स्टीयरिंग घुमाने से दिशा बदल बदल जाती है। पाँच है बल इनमें से कुछ अथवा सभी प्रभावों को उत्पन्न कर सकता है। किसी वस्तु पर लग रहे बल की ये पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमको निम्नलिखित तीन तीन बातों का ज्ञान होना आवश्यक है। बल का क्रिया बिंदु अर्थात वह बिंदु जिस पर बल कार्य कर रहा है। बल का परिमाण, बल के कार्य करने की दिशा। अतः बल एक सदिश राशि है जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। वस्तु को गति करवाने के लिए असंतुलित बलों का होना आवश्यक है। बल का मात्रक यूनिट फोर्स। बल का मात्रक एमकेएस या एसआई पद्धति किलोग्राम पर मीटर अपॉन सेकंड या न्यूटन। सीजीएस पद्धति एन ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। एफपीएस पद्धति में आता है पाउंड फीट अपॉन सेकंड से या पाउंड पोल या फिर बाद में जाता है संतुलित व असंतुलित बल। अगर दो पिंडों को दोनों ओर से समान बल द्वारा खींचा जाता है तो ऐसी दशा में पिंड गति नहीं करता। इस तरह के बलों को संतुलित बल कहते हैं और इनका परिणामी बल शून्य होता है। लेकिन यदि दो भिन्न परिमाण के विपरीत बल किसी पिंड को खींचते हैं तो इस अवस्था में पिंड अधिक बल वाली दिशा में खिसकना शुरू करेगा। तो इस प्रकार दोनों बल संतुलित नहीं है और असंतुलित बल पिंडों के खिसकने की दिशा में कार्य करता है। अर्थात किसी भी पिंड पर लगने वाला असंतुलित बल उसे गति प्रदान करता है। संपर्क बल ऐसा बल जो वस्तु के संपर्क में आने के बाद ही वस्तु पर लगाया जा सकता है, उसे संपर्क बल कहते हैं। जैसे पेशीय बल, घर्षण बल आदि। असंपर्क बल ऐसा बल जो वस्तु के बिना संपर्क में आए ही वस्तु पर लगता है, असंपर्क बल कहलाता है। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल। फिर आता है विभिन्न प्रकार के बल। पेशीय बल, स्थिर विद्युत बल, चुंबकीय बल, घर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल। पेशीय बल यह बल हमारी मांसपेशियां लगाती है, इसलिए इसे पेशीय बल कहते हैं। मानव व पशु दोनों ही पेशीय बल लगाते हैं। स्थिर विद्युत बल स्थिर विद्युत आवेशों के मध्य लगने वाला बल को स्थिर विद्युत बल कहते हैं। जैसे स्केल व कंघे को रूखे वालों पर रगड़ने से उसमें स्थिर विद्युत आवेश आ जाता है, इससे विद्युत आवेश बल लगता है। तथा कंघे को कागज के छोटे टुकड़े के पास ले जाने पर टुकड़े कंघे पर चिपक जाते हैं। एक कागज से रगड़ा हुआ स्ट्रो दूसरे साधारण स्ट्रो को आकर्षित करता है, लेकिन यदि साधारण स्ट्रो को भी कागज की शीट से रगड़ दिया जाए तो यह उसे प्रतिकर्षित करता है। कागज की शीट से रगड़े जाने पर स्ट्रो स्थिर विद्युत आवेश उपार्जित कर लेता है। ऐसा स्ट्रो आवेशित वस्तु का एक उदाहरण है। इसी कारण वह साधारण स्ट्रो को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। आवेश Q1 तथा Q2 के मध्य कार्यरत स्थिर विद्युत बल कूलाम F इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ के इक्वल्स टू 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। चुंबकीय बल, चुंबक के कारण चुंबकीय पदार्थों पर लगने वाले बल को चुंबकीय बल कहते हैं। घर्षण बल वह बल जो संपर्क में अभी दो वस्तुओं के खिसकने या फिसलने तथा संभावित अपेक्षित गति का विरोध करता है, घर्षण बल कहलाता है। घर्षण बल सदैव संपर्क में आए तलों के समानांतर और वस्तुओं की अपेक्षित गति के विपरीत दिशा में कार्यशील होता है। घर्षण बल चार प्रकार के होते हैं। स्टैटिक घर्षण, स्टैटिक फ्रिक्शन वह घर्षण बल जो संपर्क में आए तलों के मध्य अपेक्षित गति उत्पन्न होने से पूर्व कार्य करता है, स्थितिक घर्षण कहते हैं। स्थितिक घर्षण के अधिकतम मान को सीमांत घर्षण, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। गति घर्षण, डायनेमिक फ्रिक्शन वह घर्षण बल जो संपर्क में आए तलों के मध्य अपेक्षित गति उत्पन्न होने के पश्चात कार्य करता है, गतिक घर्षण कहलाता है। सर्पी घर्षण, स्लाइडिंग फ्रिक्शन वह घर्षण बल जो संपर्क में आए दो तलों के परस्पर फिसलने पर उत्पन्न होता है, सर्पी घर्षण कहलाता है।
बेलनी घर्षण या लौटनी घर्षण, रोलिंग फ्रिक्शन वह घर्षण बल जो किसी पिंड या वस्तु के किसी तल पर घूर्णन गति के कारण उत्पन्न होता है, लौटनी घर्षण कहलाता है। स्थितिक घर्षण सर्पिल घर्षण या गतिक घर्षण, लौटनी घर्षण। घर्षण को निम्न विधियों द्वारा हम कुछ सीमा तक नियंत्रित कर सकते हैं। चिकनी सतहों में घर्षण कम होता है, तब मशीनों के गतिमान भागों को बहु चिकने बनाकर घर्षण को कम किया जा सकता है। वायु के कारण घर्षण कम करने के लिए मोटर वाहन, रेलगाड़ियों के इंजन और वायुयान विशेष डिजाइन के बनाए जाते हैं। लौटनी घर्षण सर्पिल घर्षण से सदैव बहुत कम होता है, तब मशीनों में घर्षण कम करने के लिए प्राय गतिशील पुर्जों के मध्य स्टील की गोल गेंदें लगा दी जाती है। इनको बॉल बियरिंग कहते हैं। इस साइकिल के पहियों में भी बॉल बियरिंग लगे होते हैं। बॉल बियरिंग से घर्षण कम हो जाता है, जिससे ऊर्जा एवं श्रम की बचत होती है। स्नेहक घर्षण बल कम करने के लिए कुछ प्रकार के पदार्थ भी काम में लाए जाते हैं। इन पदार्थों को स्नेहक कहते हैं। स्नेहक ठोस, द्रव या गैसीय अवस्थाओं में हो सकते हैं। फिर है घर्षण बल के लाभ व हानियां। घर्षण बल के लाभ। घर्षण घर्षण हमें चलने में सहायता करता है। बिना घर्षण के फर्श पर हम फिसल कर गिर जाएंगे। सड़क पर पहियों के वाहनों को चलने और घूमने में घर्षण बल सहायक होता है। बिना घर्षण वाहनों का चलना या मुड़ना संभव नहीं होता है। घर्षण के द्वारा ही ब्रेक द्वारा वाहन को रोकना संभव होता है। घर्षण के कारण ही पट्टियाँ या चेन द्वारा मोटर से मशीनों को घूर्णन ऊर्जा का स्थानांतरण संभव होता है। किसी दीवार या लकड़ी आदि में कील या पेच घर्षण के कारण ही ठहरे रहते हैं। बिना घर्षण के हम पेन या पेंसिल को हाथ में पकड़ और उससे लिख नहीं सकते। बिना घर्षण के रस्सी में गांठ लगाना या कपड़ा बुनना संभव नहीं होगा। घर्षण बल की हानियां। घर्षण के कारण ऊर्जा की हानि होती है। इस कारण मशीन की दक्षता घट जाती है। वाहनों में लगभग 20% ईंधन घर्षण बल के कारण अधिक व्यय होता है। घर्षण के कारण मशीनी कल पुर्जों में घिसावट या टूट फूट होती है। घर्षण बल के कारण मशीन में उच्च मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है, जो मशीन की कार्य क्षमता में बाधा उत्पन्न करती है और उसे क्षति पहुंचाती है। गुरुत्वाकर्षण बल। ब्रह्मांड का प्रत्येक कण पिंड किसी भी अन्य कण पिंड पर अपनी ओर एक आकर्षण बल लगाता है, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल की विशेषता। गुरुत्वाकर्षण बल एक दुर्बल प्रकृति का बल है। यह प्रकृति में पाए जाने वाले बलों में सबसे दुर्बल है। यह सदैव आकर्षक प्रकृति का होता है। यह बल क्रिया प्रतिक्रिया युग्म बनाते हैं, अर्थात एक वस्तु दूसरी वस्तु पर लगाया गया बल दूसरी वस्तु द्वारा पहली वस्तु पर लगाए गए बल के बराबर होता है, परंतु बल की दिशाएं विपरीत होती है। दो छोटे पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल बहुत कम होता है। दूसरे शब्दों में, दो पिंडों जैसे सूर्य तथा पृथ्वी के बीच गुरुत्वाकर्षण बल बहुत अधिक होता है। गुरुत्वाकर्षण बल दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अतः गुरुत्वाकर्षण बल एक व्युत्क्रम वर्ग है। गुरुत्वाकर्षण बल का सार्वत्रिक नियम। इस नियम के अनुसार दो ध्रुवीय कणों व पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल कणों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस बल की दिशा दोनों कणों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में होती है। F इक्वल्स टू जी एम अपॉन डी स्क्वायर इक्वल्स टू जी एम एम आर स्क्वायर। यहाँ जी समानुपाती नियंत्रक है, जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियंत्रक कहते हैं। जी का मान 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर या किग्रा स्क्वायर होता है। गुरुत्वाकर्षण के नियम से अनेक परिघटनाएं की सरलता से व्याख्या की जा सकती है। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, समुद्र में ज्वार भाटा आना, गुरुत्वीय त्वरण, पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण गिरती हुई वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को गुरुत्वीय त्वरण जी कहते हैं। गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक एम पर सेकेंड स्क्वायर होता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान जी इक्वल्स टू 9.8 एम पर स्क्वायर होता है। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र जी इक्वल्स टू जी एम पर आर स्क्वायर होता है, जहाँ एम इक्वल्स टू पृथ्वी का द्रव्यमान इक्वल्स टू 5.98 इंटू 10⁻24 किग्रा, आर इक्वल्स टू पृथ्वी की त्रिज्या 64 किलोमीटर इक्वल्स टू 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। पृथ्वी सतह से ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण घटता है। पृथ्वी के ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण अधिकतम होता है। पृथ्वी सतह से गहराई पर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण घटता है। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण शून्य होता है। अनंत पर गुरुत्वीय त्वरण शून्य होता है। पृथ्वी के ध्रुवीय पोल्स पर गुरुत्वीय त्वरण अधिकतम 9.8 एम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है तथा भूमध्य इक्वेटर पर गुरुत्वीय त्वरण कम जी माइनस आर स्क्वायर टी स्क्वायर होता है। पृथ्वी अचानक अपना घूर्णन बंद कर दे तो ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण अपरिवर्तित रहता है, जबकि भूमध्य पर गुरुत्वीय त्वरण बढ़ जाता है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का लगभग 1/6 गुना होता है, अतः जी
चंद्रमा इक्वल टू G/6 इक्वल्स टू 9.8/6 इक्वल टू 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। भार है वस्तु पर पृथ्वी द्वारा आरोपित गुरुत्वीय बल ही उसका भार कहलाता है। m द्रव्यमान की वस्तु का पृथ्वी पर भार W इक्वल्स टू mg। द्रव्यमान ऊंचाई तथा गहराई के साथ अपरिवर्तित रहता है, परंतु भार गुरुत्वीय त्वरण के साथ साथ परिवर्तित होता है। चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर भार का 1/6 गुना होता है, अर्थात चंद्रमा W/6 इक्वल्स टू mg/6। भार सदिश राशि होती है, इसका मात्रक न्यूटन n होता है। दिया गया पृथ्वी पर वस्तु का भार, चंद्रमा पर वस्तु का भार W चंद्रमा इक्वल्स टू W/6 इक्वल्स टू 10/6 W चंद्रमा y1 इक्वल्स टू 1.67 n। पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के प्रभाव में वस्तुओं की गति। वस्तुओं द्वारा अनुभव किया जाने वाला गुरुत्वीय त्वरण वस्तुओं की आकृति और द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तुओं का प्रारंभिक वेग 0 होता है। भारहीनता वस्तुतः भार का आभास वस्तु पर लगने वाले प्रतिक्रिया बल के कारण होता है। यदि नीचे आती है लिफ्ट की केबल टूट जाए तो लिफ्ट स्वतंत्रपूर्वक नीचे की ओर गिरने लगती है, तो इसमें भारहीनता 0 का अनुभव होगा। भारहीनता की अवस्था में प्रतिक्रिया बल R इक्वल्स टू 0 हो जाता है। इस प्रकार कृत्रिम उपग्रह निरंतर पृथ्वी के केंद्र की ओर मुक्त रूप से गिरता है, जिसमें उसमें स्थित सभी वस्तुएं व जीव भारहीनता की अवस्था में रहते हैं, जिसके कारण अनेक रोचक परिणाम होते हैं। जैसे गिलास में भरा पानी गिलास उल्टा करने पर गिरेगा नहीं, क्योंकि गिलास को टेढ़ा करते ही गिलास का पानी भारी होने के कारण बूंदों के रूप में तैरने लगता है, जिससे अंतरिक्ष यात्री गिलास का पानी नहीं पी सकता। भोजन को पेस्ट के रूप में ट्यूब में दबा कर अंदर प्रवेश करना होता है। उपग्रह के भीतर सभी वस्तुओं का तैरती हुई अवस्था में होना। यदि अंतरिक्ष यात्री कृत्रिम उपग्रह में किसी स्प्रिंग तुल्ला पर खड़ा हो तो तुल्ला का पाठ्यांक 0 प्राप्त होगा। यदि किसी वस्तु को उपग्रह पर डोरी से लटका दे तो डोरी में तनाव 0 होता है। कोई भी वस्तु कृत्रिम उपग्रह में भारहीनता महसूस करती है, जबकि प्राकृतिक उपग्रह में ऐसा नहीं होता। प्राकृतिक उपग्रह का द्रव्यमान अधिक होने के कारण वह वस्तु ऊपर अपना गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। कृत्रिम उपग्रह का द्रव्यमान कम होने के कारण वह वस्तु पर नगण्य गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, जिससे वस्तु कृत्रिम उपग्रह में भारहीनता महसूस करती है। नोट फर्स्ट, केपलर ने ग्रहों की गति के 3 नियम दिए, जिन्हें केपलर के नियम कहा जाता है। वह न्यूनतम वेग जिससे किसी वस्तु को छोड़ने पर वह वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को पार कर जाए पलायन वेग कहलाता है, जिसका मान 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। अभिकेंद्रीय बल किसी वृत्तीय भाग पर एक समान चाल से गति करते हुए पिंड पर एक बल कार्य करता है, जिसकी दिशा सदैव केंद्र की ओर रहती है। इस बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। इस बल की अनुपस्थिति में वृत्तीय गति संभव नहीं है। अपकेंद्रीय बल जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो वृत्तीय मार्ग के केंद्र के विपरीत दिशा में एक बल का अनुभव होता है, जिसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं। यह एक आभासी बल है, जिसकी उत्पत्ति वस्तु के जड़त्व गुण के कारण होती है। जैसे यदि कोई व्यक्ति कार से यात्रा कर रहा है और कार अचानक बाईं ओर घूम जाए तो व्यक्ति को दाईं ओर की तरफ एक झटका लगता है, जो कि अपकेंद्रीय बल के कारण होता है। वॉशिंग मशीन में कपड़े इसी सिद्धांत पर साफ होते हैं। संरक्षी बल वे बल जिनके द्वारा किसी कण या वस्तु को एक पूर्ण चक्र या बंद पथ में घुमाने में किया गया कुल कार्य 0 होता है, अर्थात W कुल इक्वल्स टू 0। इन बलों के द्वारा गतिज ऊर्जा परिवर्तित नहीं होती, जैसे गुरुत्वीय बल, स्थिर विद्युत बल, चुंबकीय बल, स्प्रिंग बल, प्रत्यानयन बल आदि संरक्षी बल है। असंरक्षी बल वे बल जिनके द्वारा किसी कण या वस्तु को एक पूर्ण चक्र या बंद वक्र में घुमाने में किया गया कार्य 0 नहीं होता, असंरक्षी बल कहते हैं, अर्थात W कुल नॉट इक्वल्स टू 0। इन बलों द्वारा गतिज ऊर्जा परिवर्तित होती है, जैसे घर्षण बल तथा श्यान बल असंरक्षी बल है। केपलर के ग्रह गति के नियम टाइको ब्राहे के प्रयोग पर आधारित है। प्रथम नियम, प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार कक्षा इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते हैं और सूर्य दीर्घवृत्त के केंद्र पर स्थित न होकर फोकस या नाभि पर स्थित होता है। इसे कक्षा का नियम लॉ ऑफ ऑर्बिट भी कहते हैं। द्वितीय नियम, यह क्षेत्रीय चाल का नियम लॉ ऑफ एरियल स्पीड भी कहलाता है। ग्रह का क्षेत्रीय चाल नियत रहती है, dA/dt इक्वल्स टू नियत इक्वल्स टू J/2m, जहाँ J कोणीय संवेग, m ग्रह का
ग्रह के सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल बनाती है, अर्थात T1 = T2 तो A1 = A2। यह है नियम कोणीय संवेग संरक्षण कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम सिद्धांत पर आधारित है। तृतीय नियम, इसे आवर्तकाल का नियम, लॉ ऑफ टाइम पीरियड भी कहते हैं। सूर्य से किसी ग्रह की औसत दूरी r का अघन उस ग्रह के सूर्य के परिक्रमण काल t के वर्ग के समानुपाती होता है, अर्थात r क्यू डायरेक्टली समानुपाती T²R³/T2। नियंत्रक प्रणोद थ्रस्ट, किसी वस्तु के ऊपर उसकी सतह के लंबवत लगा हुआ बल प्रणोद थ्रस्ट कहलाता है। प्रणोद का ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है। दाब प्रेशर, वस्तु के प्रति एक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दाब कहलाता है। यह एक अदिश राशि है। दाब इक्वल टू होता है बल अपॉन क्षेत्रफल। दाब मापने का ऐसा ही मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर N/m², है जो पास्कल पी भी कहलाता है। दाब निम्नलिखित दो कारकों पर निर्भर करता है, लगाया गया बल, सतही क्षेत्रफल। अगर दो सतहों का क्षेत्रफल समान हो तब अधिक बल लगाने पर अधिक दाब उत्पन्न होगा। यदि समान बल लगाया जाता है तब अधिक क्षेत्रफल वाली सतह पर कम दाब उत्पन्न होता है। कुल भारी बोझ उठाने के लिए अपने सिर पर एक कपड़े को गोल लपेट कर रखते हैं। इस प्रकार वे अपने शरीर से बोझ के संपर्क वाले क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं, जिससे शरीर पर लगने वाला दाब कम हो जाता है तथा वे बोझ को आसानी से उठा सकते हैं। सब्जी काटने वाले चाकू तीखे इसलिए बनाए जाते हैं ताकि उनका क्षेत्रफल कम हो, जिससे दाब अधिक लगाया जा सके। कील को आगे से नुकीली बनाया जाता है ताकि क्षेत्रफल कम करके दाब बढ़ाया जा सके, जिससे कील आसानी से लकड़ी के अंदर चली जाती है। घनत्व में किसी वस्तु का घनत्व उसके प्रति एकांक आयतन के द्रव्यमान को कहते हैं। घनत्व = द्रव्यमान अपॉन आयतन। घनत्व का मान भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न होता है। किसी पदार्थ के नमूने का घनत्व उस पदार्थ की शुद्धता की जांच में सहायता करता है। किसी पदार्थ का अपेक्षित घनत्व उस पदार्थ का घनत्व व पानी के घनत्व का अनुपात है, अर्थात अपेक्षित घनत्व = किसी पदार्थ का घनत्व अपन पानी का घनत्व अपेक्षित घनत्व का एक मात्रकहीन राशि है। उत्प्लावकता बॉयंसी, किसी द्रव्य का वह गुण जिसके कारण वह द्रव्य में छोड़ी गई किसी वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगता है, उत्प्लावकता कहलाता है तथा यह बल उत्प्लावन बल कहलाता है। द्रव्य में वस्तु पर निम्न दो बल कार्य करते हैं। वस्तु पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, वस्तु का भार नीचे की ओर, वस्तु पर पानी का उत्प्लावन बल ऊपर की ओर। किसी वस्तु का पानी में डूबना या तैरना उपयोग दोनों बलों के अपेक्षित मानों पर निर्भर करता है। यदि वस्तु का भार उत्प्लवन बल से अधिक है तो वस्तु पानी में डूब जाएगी। यदि वस्तु का भार उत्प्लवन बल से कम है तो वस्तु पानी में आंशिक रूप से डूब कर तैरेगी। यदि वस्तु का भार उत्प्लवन बल के बराबर है तो वस्तु पानी में पूरी डूबकर तैरती रहेगी। किसी वस्तु के जल में तैरने या डूबने का ज्ञान उस वस्तु की घनत्व से प्राप्त किया जा सकता है। यदि वस्तु का घनत्व बल के घनत्व से कम है तो वह वस्तु जल में तैरेगी। इसके विपरीत यदि वस्तु का घनत्व जल के घनत्व से अधिक है तो वस्तु जल में डूबेगी। आर्किमिडीज का सिद्धांत, जब किसी वस्तु को किसी तल में पूर्ण आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो वह ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव करती है जो वस्तु द्वारा हटाए गए तल के भार के बराबर होता है। यह बल उत्प्लवन बल कहलाता है। इसे आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। उपयोग, यह पदार्थों का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने में उपयोगी है। यह जलयानों और पनडुब्बियों के डिजाइन बनाने में प्रयोग किया जाता है। दुग्ध मापी तथा हाइड्रोमीटर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। दुग्ध मापी दूध की शुद्धता मापने के लिए तथा हाइड्रोमीटर द्रव का घनत्व ज्ञात करने में प्रयुक्त होता है। पानी में बर्फ का तैरना भी इसी से समझा जा सकता है। चाल, किसी वस्तु की चाल उसके द्वारा तय की गई दूरी को उस दूरी को चलने में लिए गए समय से विभाजित करने पर प्राप्त होती है। चाल का मूल मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। चाल तय की गई कुल दूरी अपॉन लिया गया कुल समय। नियत चाल से गति करने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा होता है। फिर बाद के अंदर यदि किसी सरल रेखा के अनुदिश गति करने वाली वस्तु चाल परिवर्तित होती रहती है तो उस वस्तु की चाल असमान कही जाती है। इसके विपरीत किसी सरल रेखा के अनुदिश वस्तु का नियत चाल से गति एक समान गति कहलाती है। दूरी का ऐसा ही मात्रक मीटर तथा समय का ऐसा ही मात्रक सेकंड होता है। गति, किसी वस्तु, कण अथवा पिंड की स्थिति का समय के साथ निरंतर बदलना गति कहलाता है तथा समय के साथ स्थिति का नहीं बदलना वस्तु का विराम अवस्था को व्यक्त करता है। गति या स्थिर अवस्था सदैव ही किसी निर्देश बिंदु जिसे
मूल बिंदु कहते हैं कि सापेक्ष मापी जाती है गति के प्रकार। सरल रेखीय गति, सरल रेखीय रेखा के अनुदिश वस्तु की गति। उदाहरण, सीधी सड़क पर वाहन की गति, फिसल पट्टी पर फिसलता बालक। वर्ताकार गति, वर्ताकार पथ पर गतिशील कण या वस्तु की गति। उदाहरण, कोल्हू के बल की गति, पत्थर को रस्सी से बांधकर घुमाना। डोलनी गति, माध्य स्थिति के इर्द गिर्द नियत समय अंतराल में दोहराई जाने वाली डोलनी गति कहलाती है। उदाहरण, पेंडुलम की गति, झूला झूलता हुआ बच्चा। चरम बिंदु, मध्यम बिंदु। फिर है वेग, चरम बिंदु है न्यूनतम, मध्यम बिंदु है अधिकतम। विस्थापन, चरम बिंदु है अधिकतम, मध्यमान बिंदु है न्यूनतम। गतिज ऊर्जा, न्यूनतम अथवा शून्य, मध्यम है अधिकतम। स्थितिज ऊर्जा, चरम बिंदु अधिकतम, मध्यम बिंदु है न्यूनतम अथवा शून्य। कंपन गति वह है गति जिसमें वस्तु कंपन करती है। कंपन गति आवर्त गति का उदाहरण है। उदाहरण, वीणा के तार की गति। गुणन गति, किसी निश्चित अक्ष के चारों ओर होने वाली गति। उदाहरण, लट्टू की गति, कुम्हार के चाक की गति। न्यूटन की गति का प्रथम नियम। इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर अवस्था में ही बनी रहती है, या कोई वस्तु किसी निश्चित वेग से एक दिशा से गति कर रही है तो वह उस वेग से उसी दिशा में गति करती रहेगी ये रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। किसी भी वस्तु की विराम अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन का वस्तु द्वारा विरोध किया जाता है। वस्तु के इस गुण को जड़त्व कहते हैं। वस्तु गति की जिस स्थिति में है उसी स्थिति में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। अतः वस्तु की स्थिर अवस्था को परिवर्तित करनी हो या गतिमान वस्तु की गति की दिशा बदलनी हो, दोनों परिस्थितियों में बल लगाना पड़ता है। वस्तु का जड़त्व वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। इसी कारण न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इस गति के इस नियम को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। स्थिर अवस्था के जड़त्व का नियम, गति अवस्था के जड़त्व का नियम, दिशा के जड़त्व का नियम। स्थिर अवस्था के जड़त्व का नियम, इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में ही बनी रहेगी तब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। जड़त्व वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। बाहरी वस्तु का जड़त्व भी अधिक होता है, अर्थात जड़त्व का मान वस्तु के द्रव्यमान के समानुपाती होता है। जड़त्व डायरेक्ट व प्रोपोर्शनल टू समानुपाती होता है द्रव्यमान के। दैनिक जीवन में जड़त्व पर आधारित कुछ घटनाएं इस प्रकार है कि स्थिर कार या बस को अचानक तेज चला देने पर उसमें बैठे यात्री एक को पीछे की ओर धक्का अनुभव होने का कारण यात्री का स्थिर अवस्था जड़त्व है। कंबल या गर्द लगे गर्दरियों को लटका कर जब डंडे से प्रहार किया जाता है तो धूल के कण पृथक हो जाने का अभी यही कारण है। घोड़े पर सवार बैठा है तथा घोड़ा अचानक दौड़ना आरंभ कर दे तो प्राय सवार पीछे की ओर गिर पड़ता है। इसका कारण भी स्थिर अवस्था का जड़त्व ही है। फल लगे पेड़ की डाल को जब हिलाते हैं तो उससे फल गिरने का कारण भी स्थिर अवस्था का जड़त्व है। जब एक गिलास पर रखे कार्ड बोर्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। यह स्थिर अवस्था के जड़त्व के नियम के अनुरूप है। गति अवस्था के जड़त्व का नियम, इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु गति कर रही हो तो वह समान वेग से सीधी रेखा में गति करती ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। गति में जड़त्व के उदाहरण, फर्स्ट, लंबी कूद में खिलाड़ी कूदने से पहले तेज रफ्तार से दौड़ता हुआ आता है। कूदते समय जड़त्व के कारण उसके शरीर के सामने वाली गति बनी रहती है, अतः वह अधिक दूरी तक कूदने में सफल होता है। तेज रफ्तार से चलती हुई बस को ब्रेक लगाकर एकाएक रोका जाता है तो बस में बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। इसी का कारण गति अवस्था का जड़त्व है। तब कोई व्यक्ति चलती हुई गाड़ी, बस या रेलगाड़ी से कूदता है तब जड़त्व के कारण मुंह के बल आगे की ओर गिर जाता है। दिशा के जड़त्व का नियम, यदि रस्सी के एक सिरे पर पत्थर बांधकर उसे क्षैतिज जल तल में घुमाया जाए तत्पश्चात रस्सी को काट दिया जाए तो पत्थर दिशा के जड़त्व के कारण स्पर्श रेखा की दिशा में दूर चला जाता है। जब कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग पर मुड़ती है तो उसमें बैठे यात्री पर केंद्र के बाहर की ओर दिशा के जड़त्व के कारण बल कार्य करता है। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम, न्यूटन ने अपने द्वितीय नियम के कथन से संवेग की धारणा को प्रस्तुत किया। गति करती हुई किसी वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल से परिभाषित किया जाता है। यदि किसी गतिशील वस्तु के द्रव्यमान को m तथा वेग को v से व्यक्त करें तो वस्तु का संवेग p = mv। संवेग सदिश राशि है तथा इसकी दिशा वही होती है जो वेग की होती है। वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपाती होती है। F=d/dt = ma। संवेग का ऐसा ही मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकेंड
किलोग्राम मीटर पर सेकंड है। न्यूटन की गति के दूसरे नियम से हमें बल मापने की विधि मिलती है। अब बल को उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण तथा वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल से प्राप्त किया जाता है। F=ma। गति के द्वितीय नियम के गणितीय सूत्र F=ma के उपयोग से गति के प्रथम नियम को गणितीय रूप से प्राप्त किया जा सकता है। F=ma v माइनस म्यू अपॉन टी यू म्यू इक्वल्स टू प्रारंभिक वेग v इक्वल्स टू अंतिम वेग F इक्वल्स टू एम वी माइनस यू अपॉन टी एफ टी इक्वल्स टू एम वी माइनस एम यू। अर्थात जब f बराबर 0 हो तो किसी भी समय t पर v इक्वल्स टू 0 म्यू होगा। इसका अर्थ यह है कि वस्तु समान वेग म्यू से चलती रहेगी। यदि म्यू शून्य है तो v भी शून्य होगा, अर्थात वस्तु विराम अवस्था में रहेगी। क्रिकेट खिलाड़ी के कैच लपकते समय हाथों को पीछे की ओर खींचकर संवेग में परिवर्तन की दर को धीमा करते हैं। फिर है एक 5 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर 2 सेकंड के लिए एक नियत बल कार्यरत होता है। यह वस्तु के वेग को 3 मीटर पर सेकंड से बढ़ाकर 7 मीटर पर सेकंड कर देता है। लगाए गए बल की मात्रा ज्ञात करें। इस बल को 5 सेकंड के लिए आरोपित किया जाए तो वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा? वाक्य हमें ज्ञात है कि म्यू इक्वल्स टू 3 एम एस इक्वल्स टू -1 और वी इक्वल्स टू 7 एम एस -1 टी इक्वल्स टू 2 एस और एम इक्वल्स टू 5 के। जी समीकरण F इक्वल्स टू एम वी यू माइनस म्यू टी मान रखने पर 5 F इक्वल्स टू 5 के जी 7 मीटर पर सेकेंड -3 मीटर पर सेकेंड -1 अपॉन 2s इक्वल्स टू 10 एन। अब अगर 5st इक्वल्स टू 5s तक बल लगाया जाता है तो समीकरण को पुनः लिखकर अंतिम वेग प्राप्त किया जा सकता है। v इक्वल्स टू मी प्लस एफ टी अपॉन एम म्यू एफ एम और टी का मान रखने पर अंतिम वेग v इक्वल्स टू 13 एम एस पर सेकेंड। प्रश्न किसी अधिक बल की आवश्यकता होगी। 2 किलोग्राम वाली द्रव्यमान किसी वस्तु को 5 एम एस -2 की दर से त्वरित करने में या 4 किग्रा द्रव्यमान वस्तु को 2 एम एस -2 की दर से त्वरित करने में। समीकरण F इक्वल्स टू एम ए यहाँ m1 इक्वल्स टू 2 kg a इक्वल्स टू फिर बाद में संवेग संरक्षण। दो वस्तुओं के संवेग का योग वस्तुओं के टकराने एक के पहले और टकराने के बाद बराबर रहता है जबकि उन पर कोई असंतुलित बल कार्य न कर रहा हो। इस संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। इससे इस प्रकार भी व्यक्त कर सकते हैं कि दो वस्तुओं का कुल संवेग वस्तुओं के टकराने की प्रक्रिया में अपरिवर्तनीय या संरक्षित रहता है। रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत। न्यूटन की गति के द्वितीय नियम में से रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत प्राप्त होता है। यदि F इक्वल्स टू 0 हो तो और P इक्वल्स टू नियत या P1 इक्वल्स टू P1 या जहाँ P1 प्रारंभिक संवेग और P इक्वल्स टू अंतिम संवेग। अर्थात यदि किसी निकाय पर बाहरी आरोपित बल शून्य है तो उस निकाय का संपूर्ण संवेग समय के साथ नियत बना रहता है। इसे संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। उदाहरण दो पिंडों की टक्कर में देखिए संवेग संरक्षित रहता है m1 म्यू1 m2 म्यू2 m1 v1 m2 v2 टक्कर से पूर्व टक्कर के पश्चात जहाँ म्यू1 टक्कर से पूर्व प्रथम कण का वेग म्यू2 है टक्कर से पूर्व द्वितीय कण का वेग v1 टक्कर के पश्चात प्रथम कण का वेग v2 टक्कर के पश्चात द्वितीय कण का वेग। संवेग संरक्षण सिद्धांत से m1 म्यू1 प्लस m2 म्यू2 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2 रॉकेट की गति क्रिया प्रतिक्रिया नियम तथा रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत पर आधारित। बंदूक से गोली चलाने पर बंदूक का पीछे की तरफ प्रतिक्षिप्त होना क्रिया प्रतिक्रिया नियम तथा रेखीय संवेग संरक्षण पर आधारित है। न्यूटन की गति का तीसरा नियम। न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया के संबंध को बताता है। इस नियम को निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। प्रत्येक क्रिया के लिए समान परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि क्रिया एवं प्रतिक्रिया सदैव दो भिन्न भिन्न वस्तुओं पर कार्य करती है। यहाँ दो पिंडों के बीच परस्पर अन्योन्य क्रिया बल है। यह बल सदैव युगल में पाए जाते हैं। न्यूटन का यह नियम सर्वव्यापक है। वस्तुएं विराम की अवस्था में हो या गतिशील, वे परस्पर संपर्क में हो या उनके बीच कुछ दूरी मौजूद हो, या यह नियम हर दशा में लागू होता है। फिर बाद में गति के तीसरे नियम पर आधारित कुछ उदाहरण। पानी में तैरते समय कुछ तैराक आगे बढ़ने के लिए अपने हाथों एवं पैरों से पानी पीछे की ओर धकेलता है, बल लगाता है। इस बल की प्रतिक्रिया ही उसे आगे की ओर धकेलती है। नाव चलाने पर पानी को पतवारों से पीछे की ओर धकेलते हैं। पानी द्वारा नाव पर एक प्रतिक्रिया बल सामने की ओर लगता है जिससे नाव आगे की ओर बढ़ती जाती है। वायुयान के
प्रोपेलर के ब्लड वायु को पीछे की ओर फेंकते हैं तो वायु द्वारा लगने वाले प्रतिक्रियात्मक बल से वायुयान आगे बढ़ जाता है। जब बंदूक से गोली दागी जाती है तब गोली पर बल आगे की ओर लगता है, परंतु बंदूक का द्रव्यमान गोली की तुलना में बहुत अधिक होने से बंदूक पीछे की ओर बहुत कम वेग से चलती है। बंदूक चलाने वाले एक कंधे को झटका अनुभव होता है, जबकि जब रॉकेट छोड़े जाते हैं तब रॉकेट के पिछले भाग से गैस अत्यधिक तेज गति से निकलती है और प्रतिक्रिया के फलस्वरूप रॉकेट पर गैस निकलने की विपरीत दिशा में बल लगने के फलस्वरूप रॉकेट ऊपर उठता है। इन उदाहरणों से निम्न निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। क्रिया और प्रतिक्रिया के बल विपरीत एवं बराबर होते हैं। क्रिया और प्रतिक्रिया बल भिन्न भिन्न वस्तुओं पर कार्य करते हैं अतएव परस्पर इनका संतुलन संभव नहीं है। फर्स्ट है न्यूटन के पहले नियम से हमें बल की गुणात्मक और दूसरे नियम से उसके मात्रात्मक मापन की विधि प्राप्त होती है। सेकंड है न्यूटन का तीसरा नियम हमें लगाए गए बलों के बारे में जानकारी देता है। इस नियम से हम दो वस्तुओं पर एक साथ लगने वाले पारस्परिक बलों के संबंध में अध्ययन करते हैं। प्रश्न 2 है कि 2 किग्रा को एक पिस्टल से 20 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली 150 मीटर पर सेकंड के 36 वेग से छोड़ी जाती है। पिस्टल के पीछे हटने के वेग का परिकलन। गोली का द्रव्यमान है 1 = 20 ग्राम 0.02 kg। पिस्टल का द्रव्यमान m2 = 2 kg। गोली का प्रारंभिक वेग μ1 तथा पिस्टल का प्रारंभिक वेग μ2 क्रमशः 0 है। अतः μ1 + μ2 0। गोली का अंतिम वेग v1 प्लस 150 मीटर पर सेकंड। गोली की दिशा बाएं से दाएं परिपाटी के अनुसार धनात्मक ली गई है। माना कि पिस्टल का प्रतिक्षेपित वेग v1 v है। गोली से छूटने के पहले गोली तथा पिस्टल का कुल संवेग 2 + 0.02 kg × 0 मीटर पर सेकंड है। 0 kg पर सेकंड। गोली छूटने के बाद कुल संवेग 0.0 kg × प्लस 150 मीटर पर सेकंड प्लस 2 kg × v मीटर पर सेकंड प्लस 3 + 2v kg मीटर पर सेकंड। संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार गोली छूटने के बाद का कुल संवेग गोली छूटने के पहले का कुल संवेग 3 + 2v = 0। v = -1.5 मीटर पर सेकंड। ऋणात्मक चिन्ह है। यह दर्शाता है कि पिस्टल गोली के विपरीत दिशा में अर्थात दाईं से बाईं ओर प्रतिक्षेपित होगी। सेकंड है 40 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक लड़की 5 मीटर पर सेकंड के 36 वेग से एक 3 किग्रा द्रव्यमान वाली स्थिर गाड़ी पर कूदती है। गाड़ी के पहिए घर्षण रहित है। गाड़ी की गति प्रारंभ करने की अवस्था में लड़की का वेग क्या होगा? मान लें कि क्षैतिज दिशा में कोई असंतुलित बल कार्य नहीं कर रहा है। क्या लड़की तथा गाड़ी का लड़की के कूदने से पहले कुल संवेग 40 kg × 5 मीटर पर सेकंड प्लस 3 kg + 0 मीटर पर सेकंड = 2 kg मीटर पर सेकंड। माना कि लड़की के गाड़ी पर कूदने के पश्चात गाड़ी तथा लड़की का वेग v है। इस अवस्था में गाड़ी तथा लड़की का वेग कुल संवेग 40 + 3 kg × v ms पर सेकंड 43v kgs मीटर पर सेकंड है। फिर ये संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार दोनों स्थितियों में कुल संवेग के समान होंगे अर्थात 43v = 200 v = 200/43 + 4.65 मीटर पर सेकंड। गाड़ी पर सवार लड़की के संवेग से छलांग लगाने की दिशा में चलेगी। एक रेलगाड़ी विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है और 5 मिनट में 72 किलोमीटर पर घंटे का वेग प्राप्त कर लेती है। माना कि त्वरण एक समान है तो त्वरण का मान होगा 1/15 मीटर पर सेकंड - 2। क्या यह दिया है 0 μ = 0 v = 72 किलोमीटर या 20 मीटर पर सेकंड t = 5 मिनट = 300 सेकंड। गति के समीकरण से v = μ + at a = v - μ t = 20 - 0/300 = 1/15 मीटर सेकंड - 2। गति के ग्राफीय निरूपण हेतु समीकरण v = μ + at s = a2 + 1/2 at स्क्वायर v = μ² + 2as। यहाँ v अंतिम वेग है, म्यू प्रारंभिक वेग है, t समय ए त्वरण, s विस्थापन। 1 kg द्रव्यमान वस्तु पर 2s के लिए एक नियत बल कार्यरत होता है। यह वस्तु के वेग को 3 मीटर पर सेकंड से बढ़ाकर 7 मीटर पर सेकंड कर देता है। लगाए गए बल की मात्रा ज्ञात करें। यदि इस बल को 5s के लिए आरोपित किया जाए तो वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा? हमें ज्ञात है कि μ = 3 मीटर पर - सेकंड और v = 7 मीटर पर सेकंड।
टी इक्वल्स टू 2m और m इक्वल्स टू 5 के जिस समीकरण से f इक्वल्स टू m v माइनस म्यू अपॉन टी मान रखने पर 5 इक्वल्स टू 5 के जी एस मीटर पर सेकेंड माइनस 3 मीटर पर सेकेंड अपॉन 2s इक्वल्स टू एन। अब अगर 5s t इक्वल्स टू 5s तब तक लगाया जाता है तो समीकरण को पुनः लिखकर अंतिम वेग प्राप्त किया जा सकता है। v इक्वल्स टू म्यू प्लस एफ टी अपन एम यू एफ एम और टी का मान रखने पर अंतिम वेग v इक्वल्स टू 13 मीटर पर सेकेंड होगा। बल का ऐसा ही मात्रक होता है केजी मीटर पर सेकेंड। एक केजी का द्रव्यमान की वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाया जाता है तो उत्पन्न त्वरण होता है 1 मीटर सेकेंड पर स्क्वायर। निम्न में से असत्य कथन है। असत्य कथन है अगर किसी वस्तु को त्वरित करने हेतु संतुलित बल की आवश्यकता होती है, यह घर्षण बल की गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। संतुलन बल किसी स्थिति में वस्तु की गति नहीं करती। किसी वस्तु को सतत गतिशील बनाए रखने हेतु असंतुलित बल आवश्यक होता है। फिर बाद के अंदर है किसी पिंड का जड़त्व है उसकी गति की अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। शामपट पर चौक से लिखना किस बल के कारण असंभव है? घर्षण बल। गति के तीसरे नियमानुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया सदैव दो भिन्न वस्तुओं पर विपरीत दिशाओं में कार्य करती है। वस्तु का संवेग निर्भर करता है द्रव्यमान व वेग दोनों पर। रॉकेट प्रक्षेपण आधारित है न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर। किसी विलगित निकाय हेतु कुल संवेग संरक्षित रहता है। क्रिया प्रतिक्रिया नियम पर आधारित प्रक्रिया नहीं है। गेंद लपकते समय खिलाड़ी द्वारा अपने हाथ पीछे की ओर करना यह नहीं है। वह गोली चलाने पर बंदूक कंधे पर झटका लगाना। रॉकेट का प्रक्षेपण नाविक द्वारा आगे की ओर कूदने पर नाव पीछे की ओर धकेले जाना। हॉकी की प्रतिद्वंदी टीमों के दो खिलाड़ी गेंद को हिट करने के प्रयास पर परस्पर टकरा जाते हैं तथा आपस में उलझ जाते हैं। पहले खिलाड़ी का द्रव्यमान 60 किग्रा है तथा वह 5.0 मीटर पर सेकंड के वेग से गति में था, जबकि दूसरा खिलाड़ी जिसका द्रव्यमान 55 किग्रा है तथा वह 6.0 मीटर पर सेकंड के वेग से पहले खिलाड़ी की ओर गति कर रहा था। टकराकर उलझने के बाद वे दोनों किस दिशा में किस वेग से गति करेंगे? मान लें कि दोनों खिलाड़ी के पैर तथा पृथ्वी के बीच कार्यरत घर्षण बल नगण्य है -0.26। एक कार 108 किसी किलोमीटर पर घंटे की गति से चल रही है और ब्रेक लगने के बाद यह रुकने में 4 सेकंड का समय लेती है। कार पर ब्रेक लगाए जाने के बाद लगने वाले बल की गणना करें। कार की यात्रियों सहित कुल द्रव्यमान की है -7800 न्यूटन। 5 न्यूटन का एक बल किसी द्रव्यमान m1 को 10 मीटर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण देता है तथा द्रव्यमान m2 को 20 मीटर सेकेंड का त्वरण देता है। तो अगर दोनों द्रव्यमानों को एक साथ मिला दिया जाए तो इस बल के द्वारा क्या त्वरण उत्पन्न होगा? 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर है एक लंबी मेज पर सीधी रेखा में जा रही 20 ग्राम द्रव्यमान की गेंद का वेग समय ग्राफ दिया गया है। गेंद को विरामावस्था में लाने के लिए मेज द्वारा कितना बल लगेगा? -0.0004 न्यूटन। कोई कण त्रिज्या r के वृत्ताकार पथ में गमन कर रहा है। अर्धवर्त पूरा करने के पश्चात इसका विस्थापन होगा 2r। एक पिंड वेग म्यू से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाता है। इसके ऊपर उठाने की अधिकतम ऊंचाई h होगी μ²/2g। किसी गतिमान पिंड के लिए विस्थापन तथा दूरी का आंशिक अनुपात क्या होगा? 1 के बराबर अथवा कम। यदि किसी पिंड का विस्थापन समय के वर्ग के अनुपाती है तो वस्तु का गमन करती है एक समान त्वरण से। दिए गए v-t ग्राफ से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पिंड एक समान वेग से गति कर रहा है। यदि कोई लड़का 10 मीटर पर सेकंड की नियत चाल से चल रहे मेरीगो राउंड झूले पर सवारी करने का आनंद ले रहा है, इससे ज्ञात होता है कि वह लड़का त्वरित गति में है। v-t ग्राफ द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल किसी भौतिक राशि को निरूपित करता है जिसका मात्रक m। 4 कार ABCD किसी समतल सड़क पर गति कर रही है। इनके दूरी समय ग्राफ चित्र में दर्शाया गया है। सही कथन चुनिए। तो है B कार सबसे धीमी गति से। फिर है कौन सा ग्राफ एक समान गति का सही निरूपण करता है? ए है। फिर है वेग समय ग्राफ की प्रमाणता से प्राप्त होती है त्वरण। नीचे
दिए गए प्रकरणों में से किसमें चली गई दूरी तथा विस्थापन के परिमाण समान होते हैं? यदि कार सीधी सड़क पर गमन कर रही है, सरल रेखीय पथ को के अनुदिश त्वरित गति से गतिमान किस पिंड के लिए नीचे दिए गए कथन में कौन सा गलत है? तो यह सदैव पृथ्वी से दूर जाता है, ये गलत है। गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया एवं प्रतिक्रिया सदैव दो भिन्न वस्तुओं पर विपरीत दिशाओं में कार्य करती है। किसी पिंड का जड़त्व उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करता है। कोई यात्री किसी गतिमान रेलगाड़ी में एक सिक्का उछालता है जो उसके पीछे गिरता है। इसका यह अर्थ है कि रेलगाड़ी की गति त्वरित है। 2 kg द्रव्यमान का कोई पिंड किसी घर्षणहीन क्षैतिज मेज पर 4 मीटर ms पर सेकेंड के नियत वेग से फिसल रहा है। इस वस्तु की इस वेग से गति बनाए रखने के लिए आवश्यक बल है 0 है। रॉकेट के किस नियम पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के नियम पर। 2/3 ऊंचाई तक जल से भरा कोई टैंक एक समान चाल से गतिमान है। अचानक ब्रेक लगाने पर टैंक में भरा जल आगे की ओर गति करेगा। चंद्रमा के पृष्ठ के निकट मुक्त रूप से गिरते विभिन्न द्रव्यमानों के 2 पिंड वेग के किसी भी क्षण के समान होंगे। गुरुत्व त्वरण का मान विषुवस्त वृत्त पर न्यूनतम होता है। फिर है 2 पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है। यदि दोनों पिंडों के द्रव्यमान उनके बीच की दूरी को समान रखते हुए आधे कर दिए जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा F/4। कोई लड़का डोरी से बंधे पत्थर को किसी क्षैतिज वृत्ताकार पथ में घुमा रहा है। यदि डोरी टूट जाए तो वह पत्थर क्या होगा? वृत्ताकार पथ पर किसी सरल रेखीय स्पर्शी का निर्देश गति करेगा। किसी पिंड को बारी बारी से विभिन्न घनत्वों के 3 द्रवों में रखा जाता है। वह पिंड D1 D2 तथा D3 घनत्वों के द्रव्यमान में क्रमशः 1/9 2/11 तथा 3/7 भाग को द्रव्य से बाहर रखते हुए तैरता है। तो D1 D2 D3 संबंध F=gm m/d² में राशि g है। पृथ्वी का सार्वत्रिक निरंतर गुरुत्वाकर्षण के नियम में गुरुत्वाकर्षण बल है द्रव्यमान रखने वाली किन्हीं 2 पिंडों के बीच होता है। गुरुत्वाकर्षण के नियम में राशि j का मान है पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है। 2 कण कुछ दूरी पर रखे हैं। यदि दोनों कणों के द्रव्यमान 2 गुने कर दिए जाए, इनके बीच की दूरी अपरिवर्तित रखे तो इनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल 4 गुना हो जाएगा। वायुमंडल पृथ्वी से जकड़ता हुआ एक गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा एकांक दूरी पर स्थित 2 एकांक द्रव्यमान के बीच आकर्षण बल कहलाता है। सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक 8 ईजा की पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार 0 होता है। किसी पिंड का वायु में भार 10 N है। जल में पूरा डुबोने पर इसका भार केवल 8 N है। पिंड द्वारा विस्थापित जल का भार होगा 2N। फिर है कोई लड़की 60 सेंटीमीटर लंबे तथा 40 सेंटीमीटर चौड़े तथा 20 सेंटीमीटर ऊंचे किसी बॉक्स पर 3 ढंग से खड़ी होती है। बॉक्स द्वारा लगाया गया दाब तब अधिकतम होगा जब आधार चौड़ाई ऊंचाई से बना हो। कोई सेब किसी वृक्ष से पृथ्वी व सेब के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरता है। यदि पृथ्वी द्वारा सेब पर आरोपित बल का परिमाण F1 है तथा सेब द्वारा पृथ्वी पर आरोपित बल का परिमाण F2 है तो F1 व F2 बराबर होंगे। गुरुत्वाकर्षण बल जिससे सूर्य पृथ्वी को आकर्षित करता है तो वह उस बल के समान होता है जिसके द्वारा पृथ्वी सूर्य को आकर्षित करती है। वह बल दोनों के बीच की दूरी अनुसार बदलता है। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है निर्वात में। फिर यह किसी वस्तु का संवेग परिभाषित कीजिए तो यह संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग। फिर यह संवेग का SI मात्रक है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। फिर है 20 ग्राम द्रव्यमान की एक बुलेट को 2 kg द्रव्यमान के पिस्टल से 150 मीटर पर सेकंड वेग से 36 दागा जाता है। पिस्टल का प्रतिक्षिप्त वेग पीछे हटाने का वेग होगा -1.5 मीटर पर स्क्वायर। जब एक नाविक नाव से आगे की ओर कूदता है तब नाव पीछे की ओर चल ली जाती है। यह एक उदाहरण है न्यूटन गति के तृतीय नियम का। फिर है 40 kg द्रव्यमान वाली एक लड़की 6 मीटर पर सेकंड के क्षैतिज वेग से घर्षण रहित पहियों वाली स्थिर गाड़ी पर कूदती है। यदि गाड़ी का द्रव्यमान 4 kg है तो निकाय का अंतिम वेग होगा क्षैतिज दिशा में कोई बाह्य बल कार्यरत नहीं है।
है 5.45। न्यूटन के गति के तृतीय नियम का कथन है कि क्रिया एवं प्रतिक्रिया बराबर एवं विपरीत होती है। दो भिन्न पिंडों जो परस्पर अन्योन्य क्रिया करते हैं पर लगती है। इसी के साथ ये चैप्टर हम कंप्लीट करते हैं। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।